बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। राजू सेठ प्रेमपाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ प्रेमपाल राजू को पैसे देता था, जिससे राजू और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। ललिता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन अमन और मुन्नी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? हाजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ प्रेमपाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन ब दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ प्रेमपाल कोई ना कोई बहाना जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने प्रेमपाल जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ बिरजू भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ प्रेमपाल ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी पिछली बार सेठ प्रेमपाल ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ही ली थी, जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस प्रेमपाल ने इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली थी। भगवान करे बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ प्रेमपाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। हाजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली है? ललिता, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं ललिता? यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ प्रेमपाल सबको पगार देता है। अरे बिरजू, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख बिरजू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे बिरजू के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था।
बिरजू चुपचाप वह पैसे रख लेता है। राजू, ये लो तुम्हारे 2000। पर सेठ जी, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2000 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। अरे भाई, यह सेठ प्रेमपाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाई लगेगी। नहीं बिरजू, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2000। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं बिरजू? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ प्रेमपाल ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप। कितनी पगार मिली है? ललिता, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे। फिर 1000 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूं ललिता, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। हाजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं ललिता, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर राजू काम पर निकल जाता है और जैसा कि राजू ने कहा था, वह प्रेमपाल के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। राजू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह राजू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर राजू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर राजू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक खंडहर दिखती है और वह खंडहर में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब राजू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचल ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? राजू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर खंडहर में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। राजू उस टोकरी के पास जाता है और सोचता है, यह कैसा खंडहर है? यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। राजू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, खंडहर में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर राजू एकदम पीछे हट जाता है। तभी खंडहर में एक बाबा प्रकट हो जाता है और वह राजू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस खंडहर में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। राजू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मेरी नजर एक बार जिस पर भी पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूं। पर आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं?
आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक बाबा हूं और कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब जब तुमने इस टोकरी को छू लिया है तो यह टोकरी तुम्हारी हो गई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत राजू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थीं? कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ राजू, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और कोई दूसरी चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर, बिना लालच किए, इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। राजू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। ललिता, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूं। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे ललिता, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। राजू ललिता को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ ललिता, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। राजू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने ललिता को रखने को दी थी। ललिता, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था, तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। ललिता चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालती है, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गईं। अगर आप इसे बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ ललिता, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन राजू प्रेमपाल सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर राजू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी राजू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर राजू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर राजू घर आ जाता है। यह देखो ललिता, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल बच्चों की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ प्रेमपाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ ललिता, मैं सेठ प्रेमपाल जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहां पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि सेठ प्रेमपाल जी से मेरे साथ साथ वे लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भला करूं। वे सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वे सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर प्रेमपाल ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। फिर राजू उन सभी लकड़हारों को अपने साथ काम पर लगा देता है और खूब अच्छी पगार भी देता है। इस तरह सभी लोग बहुत खुशी खुशी मिलजुल कर काम करते हैं।